कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। ठेकेदारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं आपको कि कुएं जब खुद जाती है सफलतापूर्वक और उसमें पानी आ जाता है तो यह उत्सव मनाने का अवसर होता है। और ऐसा नहीं कि ये कुएं नहीं खुदती है तो चेलबाजी का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन जब यह काम संपन्न होता है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है और एक विशेष भोज का आयोजन होता है जब कुएं खुद जाती है। और फिर फलस्वरूप जब कुएं खुद जाती है तो चेलबाजी को विदाई के रूप में समय समय पर तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता, यानी ऐसा नहीं है कि केवल कुएं खोदने तक ही चेजारों से लोगों का संबंध रहता है। वहाँ एक आच प्रथा चलती है जिसके अंतर्गत पूरे साल वर्ष भर में जितने भी तीज त्यौहार पड़ते हैं या फिर किसी के घर विवाह होता है तो उस अवसर पर चेजारों यानी चेलबाजी को नेक भेंट किया जाता है या फिर कोई अन्य चीज़ दी जाती है। नेक कहते हैं कुछ सोने चांदी का सामान या साड़ी वगैरह दे देना या फिर कोई और भेंट दे देना। तो और साल के अंत में जब फसल तैयार होती है, साल भर में 2 फसल लगती है, तो दोनों फसलों में कोई भी फसल तैयार हो तो अनाज का एक हिस्सा चेलबाजी के लिए भी रखा जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब देखिए, समय बदला है तो अब पहले की तरह नहीं रहा, परिवर्तन भी आ रहा है समाज में। अब पहले की तरह भेंट वगैरह नहीं दिए जाते, अब बस मजदूरी देकर भी काम करवा लिया जाता है। यानी कुएं खोदने की मजदूरी जितनी होती है उतना दे दिया जाता है और कोई साल भर में अनाज का हिस्सा नहीं दिया जाता। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कई जगहों पर सामान्य लोग भी कुएं बनाने की कला में पारंगत हो जाते हैं। और एक उदाहरण दिया कि जैसलमेर के अनेक गाँव में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों, जो कि अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उनके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी कुइयाँ आज भी बिना थके पानी दे रही हैं। यानी उन कुइयों में आज तक पानी आ रहा है जो 100-200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के द्वारा बनाई गई थी। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि 3 बड़े कारणों की वजह से कुएं का व्यास छोटा रखा जाता है। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि दिन भर में कुएं में इतना ही पानी एकत्रित हो पाता है जिससे 2 या 3 घड़े भर सकें। तो इतना कम पानी जब आएगा तो व्यास कम होने से फ़ायदा ये होता है कि पानी जो है तल के ऊपर आता है, और अगर व्यास चौड़ा होगा तो वो तले पे आएगा ही नहीं। और जब कुएं में पानी तले पे नहीं आएगा तो भरा कैसे जाएगा? भर ही नहीं पाएंगे किसी बर्तन में हम। तो व्यास कम रखने का पहला कारण तो यही है कि कम पानी चूँकि आता है तो व्यास कम होने से कुएं का पानी ऊपर तले पे चढ़ता है, जिससे हम बाल्टी या कोई और बर्तन डाल के पानी निकाल सकते हैं। और अगर चौड़ा रहेगा तो पानी निकाल ही नहीं पाएंगे, चूँकि फैल जाएगा पूरा, ज़्यादा बड़ा होगा व्यास तो, और फिर वो मिट्टी पकड़ के रखेगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे पानी। तो इसलिए पहला कारण तो ये है, इसीलिए व्यास छोटा रखा जाता है कुएं का कि कम पानी उसमें आता है। तो व्यास कम रहेगा तो पानी तले पे चढ़ेगा जिससे पानी निकाला जा सकेगा। फिर क्या कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्टी हम डालते हैं पानी में तो बाल्टी जल्दी डूबता नहीं है और पानी निकाल नहीं पाते हैं हम। तो फिर क्या होता है, इसके लिए वहाँ व्यवस्था की गई चड़स की। चड़स क्या होता है, चमड़े का बना होता है और इसके मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांध देते हैं जिससे कि उसका मुंह पानी में जाते ही डूब जाए। और चड़स जब पानी में जाता है तो उसका मुंह, चूँकि मुंह पे भारी सा लोहा बंधा होता है, इसलिए डूब जाता है और फिर उससे हम पानी भर के खींच लेते हैं। तो पहला कारण व्यास कम होने का ये है कि पानी को आसानी से निकाला जा सके। दूसरा कारण क्या है, पिछले दौर में ऐसे कुछ गाँवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी
छोटी चढ़ती बनने लगी है। यानी ऐसी कुइयाँ जहाँ हैं वहाँ सड़क भी हैं, और सड़क हैं तो ट्रक वगैरह भी चलते हैं, और ट्रक के जो पहिए के ट्यूब होते हैं उससे चढ़ती बनाई जाती है। चढ़ती क्या, जिससे पानी निकालते हैं। तो कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अब देखिए दूसरा कारण क्या है कम व्यास होने का। कहा कि अगर कुएं का व्यास ज़्यादा होगा तो इतने गर्म क्षेत्र में कुएं का जो पानी होगा वो भाप बनकर उड़ सकता है। तो इसलिए भी कुएं का व्यास जो होता है वो कम रखा जाता है, ताकि कुएं का पानी भाप बनकर उड़ न पाए। तो ये दूसरा कारण हो गया। आइए आगे देखते हैं। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा कारण क्या है व्यास कम होने का। भाई जो पानी आप पिएंगे उसे स्वच्छ होना चाहिए, और स्वच्छ रहने के लिए ज़रूरी है कि कुएं के मुंह पर ढक्कन हो, नहीं तो बलुई एरिया है उसमें पानी जाएगा, बालू के साथ बालू जाके मिल जाएगा पानी में, या फिर और भी कोई गंदगी आ सकती है उसमें। इसलिए क्या किया जाता है कुएं के मुंह पर ढक्कन लगा दिया जाता है। और चूंकि व्यास जब छोटा होता है तो ढक्कन आसानी से लग सकता है। व्यास ज़्यादा बड़ा होगा, चौड़ा होगा कुएं का मुंह, तो ढक्कन आसानी से नहीं लग पाएगा। तो तीसरा बड़ा कारण यह है कुएं के व्यास के कम होने का कि उसको आसानी से ढका जा सके। और कहा कि यह कैसे ढका जा सकता है, तो कहा कि खस की टाट बनाई जाती है जो अनेक प्रकार के घास फूस से बनी होती है, छोटी छोटी टहनियों से, और इसका उपयोग ढक्कन की तरह किया जाता है कुएं को ढकने के लिए। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। यानी जहाँ लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता है, आना जाना ज़्यादा होता है, तो भाई पानी तो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो लोग पानी की चोरी भी कर सकते हैं अपने आप प्यास बुझाने के लिए। तो फिर वहाँ इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, तो इसलिए ढक्कन लगाना ज़रूरी है। और इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। अब देखिए पानी बचाने के लिए, चूँकि आपने पढ़ा है पीछे कि दिन भर में 2 या 3 घड़े पानी बस निकाल सकते हैं कुएं से, तो भाई अपने लिए कुएं खुदवाया है, गैरों के लिए तो खुदवाया नहीं है, तो गैर आके पी गए, फिर इनके पीने के लिए क्या बचेगा। इसलिए लोग अपने पानी की सुरक्षा के लिए उस पर ढक्कन लगाते हैं और फिर ढक्कनों में ताले लगाने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। अब देख लो भैया, केवल ढक्कन पर ही ताले नहीं लगाए जाते हैं। ज़्यादा गहरी कुएं जब होती है तो पानी खींचने के लिए जो घिरनी या चक्री बनी होती है उन पर भी ताले लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, अभी जो हमने ऊपर बताया। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। अब देखो घिरनी को गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं, घिरनी या चक्री को। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि ये जो फरेड़ी होती है वो या तो लोहे की 2 भुजाओं को लेकर बनाई जाती है, यानी 2 लोहे के टुकड़ों को अलग अलग गाड़ के वहाँ पे बनाई जाती है, लेकिन अधिकतर ये होता है कि यह लकड़ी के मजबूत तने को काट के बनाया जाता है जो गुलेल की तरह होता है, और उसमें आर पार छेद बना दिया जाता है, और इसे उड़ाक कहते हैं। छेद बनाकर लगाई जाती है जिसे उड़ाक कहते हैं। अजब गजब का नाम है भाई। तो उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। देखिए ये घिरनी वहीं लगती है जहाँ कुएं ज़्यादा गहरी होती है। तो एक तो व्यास कम, ऊपर से इतनी गहरी कुएं, तो इतने गहरे कुएं में से पानी निकालना बिना घिरनी के मुश्किल हो सकता है। उड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। अब देखिए अगर हाथ से गहरे कुएं से पानी खींचते हैं तो बर्तन बहुत हिलता डुलता है, जिससे वो दीवार में भी टकरा सकता है, चूँकि यहाँ व्यास कम है। तो इसलिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है कि जब हम उसको खींचते हैं तो एकदम स्ट्रेट आता है, वो हिलता डुलता नहीं है और ना ही पानी गिरता है, और साथ में यह भी सुविधा रहती है कि आपको वजन महसूस नहीं होता। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। अब देखिए जो ज़मीन के नीचे खड़िया पट्टी चलती है वह काफ़ी दूर तक चलती है, इसलिए एक बहुत बड़े हिस्से में कुइयों का निर्माण किया जाता है। यानी जहाँ जहाँ वह पट्टी चलेगी वहाँ वहाँ कुएं आपको दिखेगी। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ़ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक। अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इतनी दूर तक खड़िया पट्टी ज़मीन के नीचे जाती है, वो एक बड़े से मैदान में आपको बहुत सारी कुइयाँ, करीब 30-40 कुइयाँ एक साथ भी दिख सकती हैं। और वह वहाँ जो गाँव होता है उस गाँव में रहने वाले एक एक परिवार की एक कुएं होती है, और अगर परिवार बड़ा हो तो यह कुइयों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा
कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। लो भैया, इतने बड़े भूभाग पे कुइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन बनाने वाले का उन कुइयों पे अधिकार होता है, ना कि पूरे गांव का। हालांकि जो ज़मीन होती है वह गांव समाज की होती है, वह गांव की सार्वजनिक ज़मीन होती है, लेकिन जिसने कुएं बना लिया उन ज़मीनों पे कुएं का मालिक वही कहलाता है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अब देखिए, इस मैदानी भाग में जहाँ 30-40 कुएँ एक साथ हैं, जब वर्षा होती है तो ये वर्षा सीधे ज़मीन में जाती है और कुइयों में जा कर के फिर मीठे जल में संचित रहती है। पीने का पानी वहाँ सुरक्षित रहता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी से वहाँ कुइयाँ बना सकते हैं। चूँकि पानी कम है तो ज़्यादा कुइयाँ बनाने से ज़्यादा पानी निकाला जा सकता है। और यहाँ पानी इसलिए निकाला जा रहा है कि पानी बस आवश्यकता हेतु ही यहाँ से निकाला जाए और केवल पीने के काम में है। ऐसा नहीं कि इस पानी से कुछ भी करने लगे। इसलिए गांव समाज का इस पर अंकुश भी रहता है। आप जितना चाहें उतना कुएं नहीं खोद सकते हैं। यहाँ आर्डर आपको लेना पड़ता है एक से ज़्यादा कुइयाँ खोदने के लिए। और अगर गांव समाज को ऐसा लगता है कि आपको वाकई ज़रूरत है, तभी आपको स्वीकृति मिलती है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। लेखक बता रहे हैं कि जैसे आपने कहानी सुनी थी कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो मुर्गी के मालिक ने सोचा कि यह रोज़ एक सोने का अंडा देती है, तो क्यों ना मैं इसको मार के इसका पूरा अंडा निकाल के एक ही दिन बेच दूँ, जिससे ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं है। वैसे ही यह राजस्थान की कुएं भी है। यह थोड़ा थोड़ा पानी आपको रोज़ देती है। बहुत सारा पानी एक ही दिन आप इससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको थोड़े से संतोष करना पड़ेगा। यह है कि आपको जीवनदायिनी जल यह रोज़ पिलाती रहेगी, लेकिन कितना? 2 से 3 घड़ा। इससे ज़्यादा पानी आप इसे नहीं निकाल सकते। इसीलिए पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। गोधूली वेला कौन सी होती है? शाम का समय। और तब यहाँ मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। अब देखिए, इधर शाम को घिरनियों की आवाज़ें, पानी निकाला जा रहा है, और उधर गायें चर के लौटी हुई हैं। उन पशुओं के गले में जो घंटियाँ बंधी हैं उनकी आवाज़ और उनके रंभाने यानी बोलने की आवाज़ दोनों एक ही में मिल जाती हैं। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। अब सब लोग अपने 2-3 घड़े लेके आते हैं और उनके भर जाने के बाद डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। डोल क्या? जिससे पानी कुएं से निकाला जाता है, और रस्सियाँ तो आप समझते ही हैं। और फिर कुइयों पे ढक्कन लगा दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, और फिर रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करती हैं, यानी वो फिर से पानी एकत्रित करने लगती हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। अब देखिए, ये खड़िया पत्थर ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में मिलेगा। तो जहाँ जहाँ खड़िया पत्थर है ज़मीन के नीचे वहीं वहीं आपको कुइयाँ देखने को मिलेंगी। हर जगह कुइयाँ नहीं मिलेंगी। जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। यानी जिन क्षेत्रों में ये खड़िया पत्थर हैं वहाँ कुइयाँ आपको देखने को मिलेंगी गांव-गांव में। जैसलमेर ज़िले के एक गांव में खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6-20 यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानदे आलू पार और सिरगू आलू पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यहाँ चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टरो, बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि कुइयाँ जो हैं जैसलमेर के पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। यह जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर के अनेक क्षेत्रों में मिलती हैं। और फिर जैसलमेर के गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ हैं, जिन्हें 6-20 भी कहते हैं। और कुइयों को कहीं कहीं यहाँ पार के नाम से भी जाना जाता है।
और कई गाँव के नाम तो इस पार पर ही हैं, जैसे जानदे आलो पार, सिरगू आलो पार। हम देखिए अलग अलग जगहों पर खड़िया पत्थर के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं खड़िया पत्थर को चारोली, तो कहीं धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टरो, बल्लियों के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। यानी खारे पानी के गढ़ में कुएं मीठा पानी प्रदान करती है। धन्यवाद।